बच्चे अपना चैप्टर कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन पहले तो नाम से ही शुरू करते हैं, कोनिक सेक्शन है क्यों नाम। कोन समझ में आता है अपने को क्या होता है। हमने जूनियर क्लासेस के अंदर 9th क्लास ऑनवर्ड कोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था भाई, कोन अपने को अदरवाइज हमने देखा भी हुआ है। अब जो हमारे पास कोन है उसके पास देखो स्लाइंट हाइट होती है, अपने को पता है वहां पे एक एंगल बनता है जो ऊपर की साइड, वो क्या बनेगा, सेमी वर्टिकल एंगल, नीचे की साइड बेस आ गया। अब मैंने दो कोन्स को आपस में जोड़ दिया है, एक को ऊपर की साइड एक को नीचे की साइड। अब मैं इस कोन के अंदर अगर मैं इन लाइंस की बात करूं, इनको क्या कहते हैं बच्चा, जनरेटर्स। ये दो लाइन जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये घूमती जाएंगी ऐसे तो दिख रहा है ऊपर नीचे के कोन बनता जाएगा। अगर ये ऐसे करके घूमती जा रही है तो वो कोन जनरेट करते जाएंगे, तो जनरेटर कह रहे हैं। ये हमारे पास सेम सेमी वर्टिकल एंगल आ गया, ऊपर की तरफ बेस आ गया और नीचे की तरफ आ गया, मतलब दो बेसेस हमने ऊपर और नीचे बना दिया। सिंपल पार्ट है। इसके अगर हम सेक्शंस करने शुरू करें, अब सेक्शन कैसे करने, इसको मैं यहां से काट दूं, अगर ये 3 डायमेंशन में इमेजिन कर सको और उसको काट दूंगा तो ऊपर जो शेप मिलेगा क्या मिलेगा, सर्कुलर, सर्कल आ गया। अगर मैं उसको किसी एंगल पे काट दूं, ऐसे करके किसी एंगल पे काटूं तो ये ओवल शेप कुछ मिलेगा, ये क्या होता है, एलिप्स। ऐसे ही अगर मैं इसे साइड से काटूं ऐसे तो जो मिलेगा वो क्या बनेगा, पैराबोलिक शेप। और ऐसे ही अगर हम इसे इस तरीके से काटें, मतलब पूरी एक साइड से इस टाइप से काटेंगे तो एक ऊपर पैराबोला और एक नीचे मिलेगा। तो ये कोन्स के ही सेक्शन से जो हमें शेप मिले, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम समझ में आ रहा है। पहले से शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, देखो जब हम बात करते हैं ना, यहां पे एक वर्ड आता है फोकस, एक वर्ड आता है लोकस। फोकस और लोकस, फोकस और लोकस बेसिकली क्या चीज बताते हैं, देखो अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ। कोई भी एक फिक्स पॉइंट है। अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। एक स्ट्रेट लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, किसी भी सिचुएशन में होगी कहीं भी, वो अभी डिस्कस करेंगे आगे। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ये 3 टर्म्स हैं जो अपने पास आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज होने वाली है। क्या है, पहले फोकस, फिर डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी। फोकस एक पॉइंट का नाम है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन का नाम है, एसेंट्रिसिटी एक रेशियो का नाम है। सिंपल चीज है ये। अब यहां पर एक फिक्स लाइन है, जो ये दिख रही है यहां पे, एक फिक्स लाइन हमने बनाई है, ये अपने पास क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स। यहां से किसी डिस्टेंस पर एक मूविंग पॉइंट है, किसी डिस्टेंस पर इस मूविंग पॉइंट का रिलेशन क्या है कि ये जो फोकस है इससे ये मूविंग पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस पर रहेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास एक लाइन है जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, यहां से हमने एक पॉइंट करा फिक्स, और ये जो फिक्स पॉइंट है इसका नाम हमने फोकस रखा। इस फिक्स पॉइंट से कोई एक रैंडम पॉइंट हमने उठाया जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो अभी यहां इतना था, इससे इस रैंडम पॉइंट का नाम पी रख लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स रहना चाहिए और इसको मूव करने दो जहां मर्जी। हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो पी एफ का डिस्टेंस है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा दी है। मैंने क्या कंडीशन लगा दी है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एफ शुड रिमेन कांस्टेंट। इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हुए जो ज्योमेट्रिकल शेप मिले वो मिल जाए। कैसे मिलेगा भाई, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो ये जहां मर्जी घूम जाए ये सर्कल बना लेगा कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो वो तो रेडियस बन गया। तो जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन थी वो क्या थी हमारे पास, कि जो पीएफ है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, होगा कि नहीं। तो इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चा, लोकस। समझ में आई ये बात। तो लोकस कुछ और नहीं होता, लोकस अलग अलग कंडीशन का नाम होता है। अलग अलग ज्योमेट्रिकल कंडीशंस अगर हम फॉलो करें, उन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के अंडर जो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा वो हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप दे देगा। तो उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को लोकस कहते हैं सिर्फ। डन है। जैसे अभी सर्कल के केस में हमने क्या कहा कि भाई डिस्टेंस फिक्स रखते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया एच के, डिस्टेंस हमने किया कांस्टेंट, लेट अस अज्यूम द पॉइंट इज एक्स वाई। ये एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, कहीं भी मूव करा दो, कहीं भी मूव कराएंगे सर्कल मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा, रेडियस कांस्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। किसी को दिक्कत है इसमें, है ना। अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट एच और के मान लिए, ये जो पॉइंट है जहां भी मूव करेगा एक्स और वाई मान लिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो फिक्स रहेगा, विच इज रेडियस। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बना दूं स्टैंडर्ड, एक्स
माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर सर्कल। किसी को परेशानी? अब कोई कहे नहीं नहीं हमने तो अलग देखी है। भाई अलग क्या देखा होगा? सॉल्व कर दो इसका। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, सॉरी माइनस 2xh है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां पे h, k और r कांस्टेंट है कि नहीं? मैं इन सारों के नाम का एक कांस्टेंट लिख दूं, लिख सकता हूं। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस जी स्क्वायर, कुछ मैं ऐसा लिख दूं, इक्वल्स टू 0। तो कोई दिक्कत? जहां g की वैल्यू क्या होगी? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। क्या फर्क पड़ता है बताओ? ये बात समझ में आई? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर इस फॉर्म में भी दिख रहा है तो मतलब तो वही है ना कि वो सर्कल की इक्वेशन। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो सर्कल की सीधी सी इक्वेशन हमारे पास आएगी इस तरीके से। इसके क्वेश्चंस हैं बहुत सीधे से हैं बच्चे, एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस है बहुत सिंपल से हैं। हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे या हमें कोई पॉइंट निकालना होगा, कोई कंडीशन दे रखी होगी। इनको बनाने के लिए अगर मेरे पास मान लेते हैं क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्वेश्चन है बच्चा, और इस क्वेश्चन के अंदर बोला फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस इक्वेशन से हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर मैं यहां से सेंटर निकालना चाहता हूं, सेंटर क्या था? एच एंड के। अब यहां पर तो एच एंड के इस तरीके से तो हमें नहीं दिख रहा है, अगर दिखे भी तो ज्यादा मेहनत का काम है। बेटर पार्ट क्या रहता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ और इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उससे रेडियस एच और के, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस दोनों निकल के आ जाएंगे। कैसे करें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट पता है सबको? कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सबसे पहला रूल क्या होता है बच्चे? अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, और 8 को मैं उधर भेज देता हूं, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या होता है बच्चे कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है दिस शुड बी 1। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए। क्लियर है? यहां पे ऑलरेडी 1 है तो एक स्टेप तो खत्म है अपनी। अब जो कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका करेंगे स्क्वायर, जो वैल्यू आएगी उसका प्लस माइनस कर देंगे। कैसे? 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, रफ में कितना आया बच्चा? 4 का स्क्वायर करेंगे आया 16, तो प्लस 16 इधर प्लस 16 इधर। सिमिलरली 10 के 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर इज 25, प्लस 25 इधर प्लस 25 इधर। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है सम? 49 है ना। सम करके देख लेना, 49 ही बन रहा हो शायद। तो ये अगर हमारे पास 49 आ गया तो मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख लेता हूं सीधा। स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई? बन गई? कहां बनी है अभी? स्टैंडर्ड बनाने के लिए वहां माइनस चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दें तो किसी को दिक्कत? क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करना है तो x माइनस h का होल स्क्वायर था। ऐसे ही y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो h की वैल्यू निकल गई -4, k की वैल्यू निकल गई -5 और रेडियस निकल गया है 7। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? डन है। सर्कल के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी पूरी एक्सरसाइज के अंदर। इसके अलावा सिर्फ एक टाइप अलग है जिसमें कुछ कंडीशन दे रखी होंगी, जैसे कि ये वाला देखो। अब यहां अपने पास जो क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, एग्जांपल 4 है मे बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2, 3, 4 एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2। क्या गिवन है हमें? हमें बोला गया है कि अपने पास जो सर्कल है वो 2, -2 और 3, 4 से पास करता है। अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर किसी पॉइंट से पास करता है उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो x और y की वैल्यू है वो उसके स्टैंडर्ड
इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। डन है। दूसरा, ये पहली तो ये 2 पॉइंट्स के लिए हो गया। एक कंडीशन गिवन है कि जो इसका सेंटर है वो लाई करता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पे। दैट मीन्स कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं h और k, वो इस x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उनका सम 2 निकलना चाहिए। जो पॉइंट जिस इक्वेशन, मतलब जो पॉइंट अगर उस लाइन पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए होने चाहिए, है ना। सेंटर उस पे लाई कर रहा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यही बात बनी। अब एक बात देखो, जो हमारे पास इक्वेशन है बच्चे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें जो अननोन वैल्यूज हैं, एक h, एक k और एक r, 3 वेरिएबल्स हैं एक तरह से। x और y तो स्टैंडर्ड है। अगर 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम 3 कंडीशंस हमें चाहिए होती है। याद करो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कोई 25x प्लस 19 इज इक्वल टू 15, तुम x की वैल्यू निकाल ही लोगे। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्या x और y की वैल्यूज निकल सकती हैं? एक हिट एंड ट्रायल से रैंडम वैल्यूज डाल के तुम कुछ निकाल लो, लेकिन एक एग्जैक्ट कोई एक आंसर नहीं आएगा। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे। लेकिन अगर मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करें? एक और इक्वेशन चाहिए कि नहीं? तो जहां 2 वेरिएबल्स आगे हमें 2 इक्वेशन चाहिए थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। याद करो 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर था, तो मिनिमम 2 इक्वेशंस चाहिए थे जिनसे वो सॉल्व होता था। 3 वेरिएबल्स आएंगे तो मिनिमम 3 कंडीशंस होनी चाहिए, 3 इक्वेशंस बननी चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या? पहला, सर्कल इस कोऑर्डिनेट से पास कर रहे, दूसरा इस कोऑर्डिनेट से, और तीसरा उसका सेंटर उस लाइन पे लाई कर रहा है। 3 कंडीशन है, 3 इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर है? मैं करके दिखाता हूं। इसके अंदर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट्स देखो, पहले साथ ही साथ करेंगे बच्चे, सिर्फ देखेंगे नहीं, साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। देखो भाई, अपने पास पॉइंट कौन सा दे रखा है? 2, -2। एक पॉइंट दे रखा है हमारे पास 3, 4, और एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये लाइन गिवन है। अब हमारे पास गिवन क्या है कि जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो लाई करता है इस लाइन पे, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इस लाइन की इक्वेशन है। और यही सर्कल 2, -2 और 3, 4 से पास करता है। मान लेते हैं ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर x और y की वैल्यूज अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होनी चाहिए, क्योंकि सर्कल जो है वो इस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? वो दूसरे कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, 3 और 4। तो क्या निकलेगा? 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बन गई? क्लियर है? एच और के 2 वेरिएबल्स, एच और के 2 वेरिएबल्स, साथ में तीसरा वेरिएबल आर। 2 कंडीशंस आ गई हैं। तीसरी कंडीशन क्या आनी चाहिए भाई? हमारे पास जो एच और के हैं वो लाई कर रहे हैं इस लाइन पे, तो एच और के इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एच प्लस के इज इक्वल टू 2। किसी बच्चे को दिक्कत? 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हो? कर लोगे सॉल्व? कैसे करेंगे? अगर करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में माइनस कर देते हैं। अगर मैं माइनस करूंगा यहां से, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन थी, दोनों को आपस में करते हैं माइनस, आर स्क्वायर कट गया। यहां से सिर्फ एच और के की टर्म्स में बचेगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बना कि नहीं? अब जिसको जैसे करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, या a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दो, तुम्हारी अपनी इच्छा है। सॉल्व करोगे, एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं? सिंपल जो बचेगा वो लीनियर इक्वेशन बनेगी कि नहीं? और जब लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, उन लीनियर इक्वेशंस को हम अगर जो सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी एच और के की टर्म में।
एक वो इक्वेशन और एक ये h प्लस के इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, h और k की वैल्यू आ जाएंगी, उन्हीं वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू निकलेगी। क्लियर है ये? r की वैल्यू निकल जाएगी, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। किसी को दिक्कत इसमें? निकल गया बच्चे सबका? देखो भाई, इसके अंदर ना कोई और ट्रिक नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जिसको लग रहा है कि आंसर मैच नहीं कर रहा, रीट्राई करो, मिस्टेक ढूंढो। 10th पास करके आए हो, जैसे तैसे टुकड़ों पे हुए हो, क्या हुआ है, चीटिंग करी है, वो तुम जानो, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती होंगी। तो वो सिली मिस्टेक्स होंगे जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं करेगा। इस पूरी एक्सरसाइज में इस कंसेप्ट के अलावा तीसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। तीसरा क्यों बोल रहा हूं? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला और एक ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला। इसी के बेसिस पे हमने ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए हुए। एज अ क्विक रिकैप, सिंगल पूरा चैप्टर कवर करना है तो मैं अभी डाउट्स, और अगर डाउट्स हैं तो डाउट्स बता दो, लेकिन क्वेश्चन वाइज और मैं नहीं करा रहा हूं अभी। क्वेश्चन तुम करोगे, किसी के डाउट्स आएंगे तो बता देना भाई। डन। इसके बाद अपना टॉपिक आता है बच्चा पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है? देखो, पैराबोला के अंदर भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन रहेगी, सेम वैसा ही कुछ। डायरेक्ट्रिक्स पता है अपने को? डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? एक फिक्स लाइन। फोकस क्या था? एक पॉइंट। और उसके साथ फिर हमारे पास क्या था? एक पॉइंट जो मूव करेगा किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन के बेसिस पे। यही था। इसेंट्रिसिटी यहां लग नहीं रही है। अब अपने पास एक जो लाइन है, वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने रख लिया ये वाला, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का, यहां पीएफ आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। इसके अंदर जो लोकस की अपने पास कंडीशन आती है, यहां पर क्या है, पढ़ो इसे। A parabola is the locus of a point P that moves so that its distance from the fixed point F is equal to its perpendicular distance from the fixed line. The fixed point is called focus and the fixed line is called directrix. क्या बोला यहां पे? ये जो हमारे पास दो डिस्टेंस हैं, एक ये वाला डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, हमेशा इक्वल होने चाहिए। और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर मैं नाम रख लूं, मान लो पी एफ, और फिर यहां जो भी पॉइंट बनेगा पी एम बनता है, या जो भी वो वेरिएबल पॉइंट होगा, ऑब्वियसली चेंज कर रहा होगा, यहां से परपेंडिकुलर अलग अलग लाइंस आएंगी कि नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल? कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, और जो इस कंडीशन को फॉलो करके शेप मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? पैराबोला। डन। अब पैराबोला के अंदर इस टाइप का एक, हमारे 4 तरह के पैराबोलास बनेंगे। उनमें से कोई एक ये है। उसके अंदर देखो, ये होता है वर्टेक्स, ठीक है, ये बन गया हमारा फोकस, बीच वाली लाइन एक्सेस, ये बन गया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगा? जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस पे पीछे की साइड चले जाओ। क्लियर है? ये एक रैंडम पॉइंट आ गया जो हमारे पास पैराबोला पे एक्स वाई, जो स्टैंडर्ड रहेगा, जिसकी टर्म्स में हम इक्वेशन निकालेंगे। अब अपने पास पैराबोला कितने तरह के रहेंगे? जैसे मैंने कहा 4 तरह के पैराबोला हैं, 2 ये और 2 ये। इन दोनों में ध्यान से देखो क्या है, एक ऐसा वर्टेक्स यहां है, एक उस साइड में। जब हमारे पास ये रेड वाले की हम बात कर रहे हैं तो यहां है, नोटिस करना, यहां पर y की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में है, लेकिन x सिर्फ पॉजिटिव है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू प्लस और माइनस में होगी, अगर हम किसी भी इक्वेशन को कभी सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अपने पास क्या बनता है बेटा? इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अगर हम स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो सामने प्लस माइनस करके रूट लेते हैं कि नहीं? तो दैट मींस y की वैल्यू प्लस माइनस में होनी चाहिए, तो y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू सर्टेन वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर है? ये बात समझ में आई है? हाँ जी, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये x की वैल्यू नेगेटिव साइड में हो जाएगी तो इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। डन है? अगर x की वैल्यू प्लस माइनस में जाए, x की वैल्यू प्लस और माइनस में आए और y पॉजिटिव, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर जो नीचे की साइड जो बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। डन है बच्चे? 4 इक्वेशंस क्लियर है ये? अब जैसा हमने बात करी थी, P स्टैंडर्ड पॉइंट, जितने डिस्टेंस पर फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? a0। अगर हम मान लेते हैं कि वर्टेक्स ओरिजिन पे है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं? है ना? दैट मींस हमारा पैराबोला सर्कल उस ओरिजिन से तो पास कर ही रहे, तो वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अगर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, फोकस अगर a0 पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स
x इज इक्वल टू माइनस ए पे एक लाइन बनाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आई है तुम्हें? मैंने क्या बोला? अगर फोकस मान लो ये पॉइंट होता 2 0, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनती? x इज इक्वल टू -2। क्लियर? फिर हमारे पास एक टर्म आती है यहां पे, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बेसिकली क्या होती है बेटा? इट इज द लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस। क्या है? सिर्फ एक लाइन का नाम है जो पैराबोला के दो एंड को टच कर रहा है और वो फोकस से पास करेगा, उसको क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है? 4 टाइम्स ए। लिख लो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी? 4a। डन है? लोकस की कंडीशन क्या थी इसके अंदर हमारे पास? वो अपने को पता है, पी एफ इज इक्वल टू पीबी वाली। पी एफ और ये पीबी हमेशा इक्वल रहने चाहिए थे, और इस कंडीशन को फॉलो करा तो हमारे पास इक्वेशन बनी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो मैं डिराइव नहीं करना है, लेकिन ये लोकस की कंडीशन पता होनी चाहिए। क्लियर है ये? अब इसी के बेसिस पे देखो जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा, क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे से हैं। अगर मैं एक दो क्वेश्चन बताऊं भी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, ये सिंपल एग्जांपल है अपना जो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम। सारा कुछ निकालना है। कहां से? इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अपने पास गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, है ना? और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सीधा करते, कंपेयर करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूं मैं तो 4a की वैल्यू 8 आई कि नहीं? एक बात बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था? 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो 8 आ गई, 8 यूनिट्स, है ना? किसी को दिक्कत इसमें? दूसरा, a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल रही है? 2। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मतलब कैसा बनेगा? y की वैल्यू प्लस माइनस में जाएगी, तो फोकस यहां कहीं बनेगा 2 0। डन है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी? x इज इक्वल टू -2। किसी को दिक्कत? सिंपल है बच्चा। इसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हमें सीधे सीधी सी वैल्यूज कंपेयर करके मिल जाएंगे। अगर कुछ और क्वेश्चन ढूंढे जो तुम्हारे पास एक्सरसाइज के अंदर है, हमारे पास है फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्या गिवन है अपने पास? फोकस गिवन है 6 0। मान लो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा 6 0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इज इक्वल टू -x। कुछ बचा ही नहीं, ये दे देते तब भी गुजारा हो ही गया था, इसकी जरूरत नहीं थी। तो हमें पता ही है अगर फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो डायरेक्ट ये क्या आ गया? ये a आ गया, तो a हमारे पास आ गया 6। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो ऑब्वियस x इज इक्वल टू -a निकल गया। मुझे निकालनी है इक्वेशन। अब अगर x एक्सिस के ऊपर फोकस लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर फोकस लाई कर रहा है, तो सेम ऊपर वाली कंडीशन बन गई कि नहीं? तो x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4 टाइम्स 6 इज इक्वल टू x। कोई दिक्कत? सिंपल। एनसीईआरटी के अंदर में इसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर हम बोर्ड लेवल की बात करें तो इससे ज्यादा टफ पैराबोला के अंदर कुछ है नहीं। डन? एक्सरसाइज करेंगे, डाउट्स निकलेंगे, बताते जाना, क्वेश्चंस करा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चा एलिप्स। अब देखो एलिप्स क्या होता है। एलिप्स की भी एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी, ये मैंने लास्ट टाइम विजुअलाइज कराया था। यहाँ पे देखो हमने एक सेटअप बनाया छोटा सा। ये क्या किया मैंने, दो नेल्स हैं, दो बेसिकली दो स्क्रू हैं, उसके अंदर एक पेज पे हमने फिक्स कर दिया है। यहां पर दो पॉइंट्स हैं अपने पास, एक F1 और एक है F2। ये दो पॉइंट्स आ गए। अब यहां से मैं एक रैंडम एक पॉइंट मान लेता हूं, कोई रैंडम पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट है P, अब देखो यहां से अगर मैं P पॉइंट की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है PF2 और ये डिस्टेंस है जो PF1, ये हमेशा फिक्स रहेगा कि नहीं? क्योंकि ये स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली है ना, स्ट्रिंग की लेंथ तो उतनी रहेगी। ओवरऑल दोनों का सम जो रहेगा मेरे पास PF1 प्लस PF2, ये तो फिक्स रहने वाला है कि नहीं? बिल्कुल फिक्स रहेगा। ये जो कंडीशन है, दिस ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज द लोकस ऑफ एलिप्स। इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हम इस पॉइंट को मूव करते हैं, देखो इस पॉइंट को मैं हर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, दिखा?
तो हमें एक शेप मिल गया, जिस शेप को क्या कहते हैं, एलिप्स। समझ में आई है ये बात? ये जो 2 पॉइंट थे इनको कहते हैं फोकस, दोनों साइड फोकस होंगे, ठीक है। और यहां पर अब अगर एक लाइन बनाएं बीचों बीच, ये बन जाएगी मेजर एक्सिस, एक बीच में से बनेगा जो माइनर एक्सिस बन जाएगा। क्लियर बात है? ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आती है बच्चा? बेसिकली इक्वेशन नहीं, अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि वो बना कैसे है। इक्वेशन के बारे में बात करें तो एलिप्स कैसा बन रहा है, देखो अपने पास 2 तरीके से एलिप्स हो सकता है, एक जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होती और एक जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो, ऐसा। क्लियर है? फोकस अगर यहां पर है, ये आ गए हमारे पास F1 और F2, इसके मेजर एक्सिस के जो वर्टेक्स हैं इनके नाम रख लेते हैं A और 0, माइनस A, 0। माइनर एक्सिस के वर्टेक्स का पॉइंट का नाम आ गया 0B और 0, -B। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या निकलेगी? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर बात है बच्चा? किसी को इसमें दिक्कत? ये क्लियर है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही अगर मैं इसी को y एक्सिस के लिए लिखूं, मतलब जब हमारा मेजर एक्सिस y के अलोंग है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0, a 0, -a, ये b0 और ये -b0। तो इसकी इक्वेशन आएगी x स्क्वायर, पहले y ही लिख लेते हैं, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डन है बच्चा? किसी को दिक्कत? इसके फोकस के जो पॉइंट्स आएंगे यहां और यहां होंगे। अब फोकस के पॉइंट्स का कुछ नाम रख लेते हैं। क्या रखते हैं? जहां पे फोकस है उसके पॉइंट का नाम रख लेते हैं C, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेट आया इसका C0 -C0, यहां पे आया 0, C 0, -C। अब यहां अगर मैं A, B और C के बीच में अगर रिलेशन निकालना चाहूं तो हमारे पास क्या बनेगा? A, B और C के बीच का जो अपने पास रिलेशन बनेगा, सीधा सीधा क्या बनेगी बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। A स्क्वायर लिखते चलेंगे बच्चा, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और मुझे उसका फोकस निकालना है, तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी? C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और स्क्वायर हटाने के लिए यहां रूट डाल देते हैं। क्लियर बात है? किसी को दिक्कत है इसमें? डन। यहां पर अब याद करो, जब हमने 3 चीजों की बात करी थी, डायरेक्ट्रिक्स की, पॉइंट की, तो एक रेशियो भी था। वो क्या था? इसेंट्रिसिटी। तो यहां देखो बच्चा, इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है? C/A। इसेंट्रिसिटी है C/A। क्लियर बात है? एक और चीज थी, क्या थी बच्चा? लेटस रेक्टम, है ना हमारे पास पहले तो। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्लियर हो गई है बच्चा, F1P प्लस F2P इज इक्वल टू K, है ना। ये जो हमारे पास D1 प्लस D2 रहेगा, इनका सम हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इक्वेशन भी क्लियर हो गई है अपने को, ठीक। ये कब है? जब हमारे पास, ये देखो, अगर हमारे पास जो ओरिजिन है वो बिल्कुल सेंटर में लाया करता, अगर ओरिजिन इधर उधर शिफ्ट होता, मान लो H और K के हिसाब से कुछ उसमें ओरिजिन पे ना लाया करता, मतलब ओरिजिन शिफ्ट नहीं होता, बेसिकली सेंटर ऑफ एलिप्स इधर उधर शिफ्ट करता कहीं, तो इक्वेशन बनती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कब है? जब h और k के साथ हमने किसी एक सर्टेन कोऑर्डिनेट पे उसका सेंटर एलोकेट किया है एलिप्स का। क्लियर है? तो ये इक्वेशन बनती है, अदरवाइज स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास यही दो है। अब इस एसेंट्रिसिटी लिख लिया बच्चे, पहले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखो 2b स्क्वायर बाय a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है 2b स्क्वायर बाय a, ठीक है। इसेंट्रिसिटी लिख लिया था C/A, डन। इसके बाद आता है बच्चे हाइपरबोला। देखो, जो हमारे पास एक्सरसाइज है जिसके अंदर एलिप्स के क्वेश्चंस हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो सीधा सीधा कंपेयर करने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद सीधा मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मिसलेनियस के अंदर सारे ही टॉपिक कवर हो जाएंगे और उसके क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा अच्छे लेवल के, तो बेटर है सीधा वहीं से करेंगे। देखो, अपने पास एक सीधी इक्वेशन है बच्चे, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड वर्टिसेस ऑफ अ लेंथ, vertices, the length of the major and minor axis and the eccentricity। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन लिखते हैं। अपने पास क्वेश्चन है बच्चा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल है सिंपल।
एग्जाम्पल नंबर 10, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये अपने पास क्वेश्चन है सीधा सा, और इससे हमें क्या निकालना है, फोकस निकालना है, वर्टेक्सेस के पॉइंट निकालने हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी सब निकालना है मान लो। तो क्या करो भाई, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करें, 36 डिवाइड कर दो इस साइड, है ना। जब 9x स्क्वायर बाय 36 प्लस 4y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर बाय 9 4 36, 2 का स्क्वायर, 4 9 36, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है। बड़ी वैल्यू कहां पे, y के अलोंग। तो हमारे पास ये तो क्लियर दिख गया कि जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा वाला बनेगा, जो सॉरी इलिप्स बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसके अब कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं हमारे पास, क्या आ गया यहां पे, 0,3, 0,-3, ये वाले कोऑर्डिनेट 2,0 और -2,0। a की वैल्यू आ गई है 3, b की वैल्यू आ गई है 2, c निकालना है। c कैसे निकलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 - 4 √5। डन है। क्लियर है बच्चा, ये समझ में आ गया। इस तरीके से हम फोकस के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या था बच्चा, क्या था, 2b स्क्वायर बाय a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे a और b की, है ना, सीधा सीधा वैल्यूज डालनी है बच्चे, इसमें तो कुछ नहीं है। 2 × 2 का स्क्वायर बाय a कितना है, 3। सॉल्व कर लोगे। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, c बाय a, वो भी निकाल लोगे। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, सिंपल सा है। इसी टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन है भाई। डायरेक्ट क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो या वैल्यू डालने वाले हैं। हमें वर्टेक्स के पॉइंट गिवन होंगे, फोकस के पॉइंट गिवन होंगे, हमें बाकी इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। सिंपल है। नेक्स्ट आता है बच्चे अपने पास हाइपरबोला। अब देखो हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है। हाइपरबोला के अंदर भी सेम हमने क्या रखा है, यहां पे एक फोकस है f2, एक फोकस है f1, कोई रैंडम पॉइंट है p। अब वो जो pf1 और pf2 के बीच में डिस्टेंस है d2 और d1, इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे हमने एलिप्स में क्या किया था, d1 प्लस d2 कांस्टेंट था, यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, d2 माइनस d1 कांस्टेंट रहेगा। किसी को परेशानी, जैसे एलिप्स में d2 प्लस d1 कांस्टेंट था, यहां पर d2 माइनस d1 कांस्टेंट रहना चाहिए। डन। उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करेंगे, दैट इज लोकस। उस लोकस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे तो जो हमारे पास शेप आएगा वो हाइपरबोला बन जाएगा। डन है। हाइपरबोला is the locus of the point P that moves so that the difference between its distance from the two fixed point P F1 and F2 is constant. That is P F1 and F2 हमारे पास क्या है, फोकाई, और F2P minus F1P is equal to K या D2 minus D1 is equal to constant। यहां पर अब जब हम हाइपरबोला को बनाते हैं तो हम देखो इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं कहेंगे, सिंपल इनके नाम होंगे इक्वेशन के। वाई एक्सिस वाला क्या रहेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, और दूसरा रहेगा ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है। अब ये एक्स और वाई के लिए फिक्स नहीं है कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स, ये कब है, अगर हमारे पास जो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होता है, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, ट्रांसवर्स, और जो दूसरा होगा जो सिमेट्रिकल लाइन के लिए बीच में आएगा वो बनेगा कॉन्जुगेट। क्लियर है। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला ट्रांसवर्स होगा और दूसरे वाला एक्सिस हमेशा हमारे पास कॉन्जुगेट बनेगा। डन है। अब यहां पे देखो, ये जो सेंटर लाइन है जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, वहां से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है ये आ गया a, फोकस का डिस्टेंस है वो आ गया c। सिंपल है। b कैसे आएगा, यहां पर b आएगा बच्चे, पहले तो चलो फॉर्मूला तो लिख ही लो। अगर a और b इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है, अदरवाइज b कहां से बनेगा, b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पर b है कहां पे, b का पॉइंट बनेगा ऐसे। हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं हमने दोनों साइड वाले फेसेस के अलोंग। अब ये जो दो टेंजेंट है सेंटर पे बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगे ओरिजिन पे, और इस टेंजेंट की इस ट्रांसवर्स एक्सिस से, जहां पर ये आके यहां टकरा रहा था, इस वर्टेक्स से मैं अगर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता हूं, इस टेंजेंट को जहां इंटरसेक्ट करेगा उस हाइट को हम क्या कहते हैं, b। समझ में आई है। ये जो हाइट होगी ये कहीं से भी बना लो, चाहे इस साइड बना लो
चाहे नीचे की साइड बना लो, किसी साइड बनाओ, नीचे बनाओगे तो भी बी रहेगा, ऊपर बनाओगे तो भी बी रहेगा, लेफ्ट या राइट किसी साइड बनाओ वो सेम डिस्टेंस पे आएंगे। क्लियर है ये बी होता है। इक्वेशन क्या बनेगी अब इसकी, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसवर्स एक्सिस है तो बना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसवर्स है तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डन है? किसी को इसमें परेशानी? सिंपल इक्वेशन है, सेम बिल्कुल जैसे अभी हमने पैराबोला की बात करी थी उसी तरीके से हाइपरबोला के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करना, मतलब रिलेट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करोगे, कंपेयर करोगे, वहां से ए और बी के वैल्यूज निकलेंगे। डन है? हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चे इससे, अपना मिसलेनियस से। जब हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस करते हैं ना, देखो मिसलेनियस के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना वो पैराबोला से रिलेटेड है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, लेकिन टफ नहीं है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज ट्विस्टेड है। तो एक एक करके मेरे से कोशिश करते हैं 3-4 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिसलेनियस में से कर लेते हैं। बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चंस इनसे तो इजी है, और फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं किसी के डाउट होंगे तो मुझे बता देना, हम पूरे ही चैप्टर के डाउट्स क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने वैसे पहले सारा किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर डाउट्स निकलेंगे तो एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चे, अपने पास यहां क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये द बीम इज सपोर्टेड, अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय द सपोर्ट which are 12 meter apart. Since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeter at the center, and the deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is the deflection? 1 centimeter. क्वेश्चन को समझो, इसको रिलेट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय अ सपोर्ट व्हिच आर 12 मीटर अपार्ट। एक काम करते हैं, जो जो गिवन है उसको पहले डायग्राम की फॉर्म में बनाना शुरू करते हैं। भाई अपने पास क्या है, दो बीम है, ठीक है, हमारे पास क्या है, अ बीम इज सपोर्टेड बाय द, बेसिकली सपोर्ट है कितने डिस्टेंस पे, 12 मीटर के, 12 मीटर्स के डिस्टेंस पे, और इसके ऊपर हमने बीम रखी हुई है। बीम के वेट के कारण वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसा कुछ। बीम का वेट कहां होगा, बिल्कुल सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। देखो बच्चे डिफ्लेक्शन कितनी आई, 3 सेंटीमीटर की, तो 12 मीटर के हिसाब से बहुत कम है वो, लेकिन विजुलाइज करना है तो थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं, तो समझ जाना कि ये क्या उसके नंबर्स के हिसाब से एग्जैक्ट नहीं है ना। तो जहां ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, इसके वेट के कारण वो थोड़ा सा नीचे को झुक गया। कितना, 3 सेंटीमीटर। एट द सेंटर वो कितना नीचे आ गया, 3 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? अब इन्होंने बोला क्या है, एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। भाई इस सेंटर लाइन से, इस सेंटर लाइन से कितने डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर जो ये डिफ्लेक्शन है ये 1 सेंटीमीटर होगी। ये बात समझ में आई है? क्वेश्चन समझ में आया? हमें क्या बोला है कि अगर उसमें डिफ्लेक्शन आई है तो इस सेंटर पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे मैं जाऊं कि डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला पार्ट क्या होता है बेटा, कि ये जो वर्टेक्स है इसको ओरिजिन मान के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। डन है, इसको हमने वर्टेक्स बना लिया। अब यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बच्चा, टोटल 12 मीटर्स था, तो ये 600 सेंटीमीटर लिख लो मैं इसे, है ना। सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, मीटर है वो सेंटीमीटर, तो इसको भी हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। 6 मीटर्स था, 600 सेंटीमीटर। अब 600 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, तो इधर देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट जो आया है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग 600, वाई एक्सिस के अलोंग 3 आएगा कि नहीं, इस कोऑर्डिनेट के जो, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। डन। हमें निकालना क्या है, मुझे तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इसका नाम रख लेते हैं x, और y कितना है, y कितना है बेटा,
2 सेंटीमीटर। क्यों? टोटल था 3 में से 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे, वर्टेक्स को ओरिजिन माना है हमने, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? पैराबोला बन रहा है, वो पैराबोला इस तरीके से है, वर्टेक्स आ गया यहां पे, कहां से पास कर रहा था? 600,3 वाले पॉइंट से। ये डिस्टेंस 600, ये डिस्टेंस 600 और ये हाइट कितनी थी? 3 की। हमें निकालना है उतना डिस्टेंस जहां पर की डिफ्लेक्शन कितनी हो? 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर पॉइंट था, यहां से अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का ये निकालना है तो 1 सेंटीमीटर, देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट कितना आया फिर? 2 सेंटीमीटर। मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे? x, 2। डन है? क्लियर? अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या बन रही है बच्चे? x² = 4ay पैराबोला की, है ना? x और y की वैल्यूज हैं मेरे पास, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 600 का स्क्वायर = 4a × 3, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x² = 4a × 2। डन। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। x² by 600 का स्क्वायर = 4a × 2 by 4a × 3। ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से x² की वैल्यू 2/3 × 600 का स्क्वायर निकाल लोगे कि नहीं? क्लियर है? डन। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? देखो ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो इसी टाइप से होंगे। हमें वर्टेक्स मान लेना है, वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट आएगा, कोई कोऑर्डिनेट आएगा जिसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल के ए की वैल्यू निकाली जा सकती है और फिर किसी एक वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, ये देखो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कौन सा वाला है अपने पास? अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये मिसलेनियस का फर्स्ट एग्जांपल है बच्चा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। क्या बोला बच्चा क्वेश्चन में? अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। हमने क्या बोला इसके अंदर कि वो 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है और 5 सेंटीमीटर की उसकी डेप्थ है। हमें इसकी क्या निकालना? हमें फोकस निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, ये डिस्टेंस आ गया 5, 20 डायमीटर था तो रेडियस आ गया 10, इससे यहां है 5, ऊपर गए 10, कोऑर्डिनेट आया 5, 10। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन रही है? y² = 4ax, y² = 4ax में x और y की वैल्यू 5 और 10 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 10 का स्क्वायर = 4a × 5, यहां से a की वैल्यू निकल गई, सीधा आंसर। किसी को दिक्कत? ये दिख रहा है? देखो क्वेश्चन दिखने में जो मर्जी बात करो वो बनेगा पैराबोला का, तो बहुत सीधी सी चीज है, कोऑर्डिनेट मिलेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन में डालो, फोकस निकल जाएगा आराम से। ठीक है? इसी टाइप पे हमारे सारे जो भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं बच्चा। अगर फिर भी डाउट आएगा तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो पैराबोला के बेसिस पे ही है। ठीक है? सारे जो पैराबोला के केसेस हैं उनमें इसी टाइप से होगा, हमें कोई डेप्थ दे रखी होगी, कोई हाइट दे रखी होगी, कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फोकस निकालेंगे और जो कोई गिवन कोऑर्डिनेट निकालना होगा वो वहां से निकल जाएगा। डन है? इसी के साथ हमारा पूरा कोनिक सेक्शन का रिव्यू खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर्स वापस से प्रैक्टिस करेंगे, हेल्प बुक से करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे और उसके बाद डाउट्स के साथ मिलेंगे। बाय।